Welcome back to my channel. In this video, I will explain all the important situations of past paper questions from the topic nuclear physics. इसमें हम जनरली डिस्कस करेंगे कि पास्ट पेपर में किस तरह की सिचुएशंस आती हैं, कौन सी डेफिनेशंस पूछी जाती हैं न्यूक्लियर फिजिक्स से, और आपको अगर आपके पास इतने ज़्यादा क्वेश्चंस करने का टाइम नहीं है और आप देखना चाह रहे हो कि किसी एक वीडियो के अंदर वो सारी सिचुएशंस जनरली डिस्कस हुई हो, तो ये आपके लिए एक राइट प्लेस है और इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। चलते हैं जी। सबसे पहली बात कि जी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस कौन कौन सी है ये ज़रा आप देख लें। बाइंडिंग एनर्जी को डिफाइन करना आया है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट न्यूक्लियॉन्स इन ए न्यूक्लियस टू इन्फिनिटी। ये कहना बहुत ज़रूरी है, 2 मार्क्स का होता है। सो मैस डिफेक्ट की बात की जाती है कि मैस डिफेक्ट क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन द मैस ऑफ न्यूक्लियस एंड द सम ऑफ इंडिविजुअल मैसेज ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ठीक है, और आपको पता है कि जो इंडिविजुअल मैसेज का सम होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है मैस ऑफ न्यूक्लियस से, और इस डिफरेंस को हम कहते हैं मैस डिफेक्ट। ठीक है, और जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो इस मैस डिफेक्ट को यूज करते हुए E = mc² से कैलकुलेट की जाती है बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, अगर मैस डिफेक्ट ज़्यादा होगा तो बाइंडिंग एनर्जी भी ज़्यादा होगी। बाइंडिंग एनर्जी इज Δ m c², where c is the speed of light and Δm is the mass defect और E is the binding energy। फिर रेडियो एक्टिव डिके की बात आती है, स्पॉन्टेनियस एंड रैंडम एमिशन ऑफ पार्टिकल्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस फ्रॉम एन अनस्टेबल न्यूक्लियर। अब पार्टिकल्स कौन से होते हैं? अल्फा, बीटा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं वो आपके पास गामा है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात कि जी स्पॉन्टेनियस और रैंडम का क्या मतलब होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि रेडियो एक्टिव एक्टिविटी एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पे डिपेंड नहीं करती। चाहे आप टेम्परेचर ज़्यादा कर दें, प्रेशर ज़्यादा कर दें, तो रेडियो एक्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रैंडम का मतलब ये होता है कि हमें ये नहीं पता होता कि एक सैंपल के अंदर जो है बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, तो हम ये नहीं बता सकते कौन सा न्यूक्लियाई नेक्स्ट डिके करेगा और एक पर्टिकुलर न्यूक्लियाई कब डिके करेगा। हाफ लाइफ की बात करते हैं, टाइम फॉर एन इंडिविजुअल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और एक्टिविटी टू रिड्यूस 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो आपको पता है एक्टिविटी भी टाइम के साथ साथ डिक्रीज होती है, और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं वो भी टाइम के साथ साथ जो है वो डिक्रीज होते हैं। तो जब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई या रेडियो एक्टिविटी ओरिजिनल वैल्यू के हाफ हो जाती है, तो वो जो टाइम होता है उसको हम हाफ लाइफ कहते हैं। डिके कांस्टेंट क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके ऑफ ए न्यूक्लियस पर यूनिट टाइम, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा से। अब आपको बताता चलूँ कि जी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके क्या होती है। अगर आपके पास Δn नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके कर चुके हैं और n जो है वो आपके पास उस वक्त रहते हैं अनडिकेड न्यूक्लियाई हैं, तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, पर यूनिट टाइम जब आप कर देते हो तो ये आपके पास डिके कांस्टेंट बन जाता है। दैट इज Δn/nt। इसकी यूनिट जो है वो 1/सेकंड होती है। सेकंड इनवर्स आपके पास जो है वो सेकंड इनवर्स हो सकती है, आवर इनवर्स हो सकती है, डेज इनवर्स हो सकती है, एंड सो ऑन। इसके अलावा जो एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी हम कहते हैं रेट ऑफ डिके ऑफ ए न्यूक्लियस। ठीक है, रेट ऑफ डिके ऑफ न्यूक्लियस, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। और इसको अगर हम रेट ऑफ डिके को हम कैसे वो करेंगे, Δn/Δt। तो इसकी यूनिट जो होती है बैक्यूरल, BQ से रिप्रेजेंट किया जाता है, विच इज़ सेकंड इनवर्स या आवर इनवर्स या ईयर इनवर्स, इस तरह की वन होती है। अब जो इम्पोर्टेंट इक्वेशंस होती हैं वो इस चैप्टर में कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आइंस्टाइन मैस एनर्जी इक्विवेलेंस,
ये इक्वेशन क्या कहती है कि मैस को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, एनर्जी को मैस में कन्वर्ट किया जा सकता है, और किसी मैस के करस्पॉन्डिंग एनर्जी फाइंड करनी होगी तो वो ये इक्वेशन यूज करनी होगी, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, वेयर C इज द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁸, M इज द मैस जो आपके पास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। मैस शुड बी इन केजी, एंड देन C आपके पास है, C की वैल्यू 3 × 10⁸, सो एनर्जी फिर जूल में आएगी। और एनर्जी की अदर यूनिट्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन। वो मैं आपको बताता हूँ कि वो किसकी। अब जब रेडियो एक्टिव डिके होता है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई टाइम के साथ साथ कैसे चेंज होते हैं। एन नॉट आपके पास इनिशियल न्यूक्लियाई हैं एट टी इक्वल टू 0 पे, e⁻⁻λT, ये इक्वेशन आपको गिवन होती है फ्रंट पेज पे। लैम्डा आपके पास आ गया डिके कांस्टेंट, टी जो है वो टाइम है, और एन जो है, एन इज द नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई एट टाइम टी। तो इस इक्वेशन के मुताबिक आप देखें कि जब टी की जगह 0 डालेंगे तो e⁻0 इज़ 1, तो n की वैल्यू होगी n नॉट। जब t की वैल्यू आगे कोई डालते जाएंगे तो n की वैल्यू कम होती जाएगी। और देखें एक्सपोनेंशियल फंक्शन लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनकी कोई यूनिट नहीं होती, तो इसलिए ये टाइम अगर सेकंड में है तो ये सेकंड इनवर्स में है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि वाई शुड बी लैम्डा देयर। एंड इसका ग्राफ कैसा होता है वो हम आगे बात करते हैं इस पे। इस इक्वेशन के मुताबिक आपको वो कहता है कि इनिशियल न्यूक्लियाई ये थे, वो टाइम बताएं जब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इतने रह जाते हैं। ठीक है, तो टाइम के लिए आपको फिर लॉग लेना पड़ेगा, और अगर कहा जाता है कि जी इतने नंबर ऑफ इस टाइम पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने होंगे वो आपको भी इस इक्वेशन से पता चल सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर टाइम की यूनिट सेकंड है तो लैम्डा की 1/सेकंड होगी। अगर लैम्डा की 1/आवर में है तो टाइम उसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे, टाइम फिर सेकंड में आप पुट करोगे। एक्टिविटी जो है वो टाइम के साथ वो भी चेंज होती है इस इक्वेशन के मुताबिक। एक्टिविटी इज़ द रेट ऑफ डिके, और रेट ऑफ डिके जो है वो आपके पास टाइम के साथ साथ डिक्रीज होती रहती है। ये कैसे हमने लिख लिया कि एक्टिविटी इज ए नॉट e⁻⁻ आपको पता है एक्टिविटी इज लैम्डा एन। ठीक है, एक्टिविटी और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का रिलेशनशिप ये होता है, एक्टिविटी इज इक्वल टू लैम्डा एन। अगर आप इसी रिलेशनशिप में आप डाल देते हैं एन इक्वल टू एक्टिविटी और लैम्डा, तो लैम्डा थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहता है, तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। फिर यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट जिसको यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये क्या होती है। ये इसकी वैल्यू जो है आपको पेपर के फ्रंट पेज पे गिवन होती है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये कार्बन 12 का वन जो न्यूक्लियाई होता है उसका 1/12 जो है ऑफ द मास ऑफ द कार्बन न्यूक्लियाई जो होता है उसको यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। मोस्टली आपको क्वेश्चंस के अंदर न्यूक्लियाई के मैसेज जो है यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट में गिवन होते हैं, और फिर आपसे वो कहता है कि एनर्जी को जो है वो कैलकुलेट करें कि किसी रिएक्शन में जो है वो मास का डिफरेंस आप निकालते हो, तो मास जब यूनिफाइड एटॉमिक मास में आप कैलकुलेट करोगे तो उसको केजी में कन्वर्ट करना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का यूनिट होता है, और इसकी वैल्यू होती है 1.6 टाइम 10⁻⁻19 जूल। आप इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने पढ़ा होगा कि जब एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में मूव करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आती है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होती है। सो ई इज़ द, अब वो एनर्जी क्या होगी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन टाइम 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, सो दैट इज 1.6 टाइम 10⁻⁻19 जूल। और 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, मेगा मीन 10⁻6, जब आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी -13। मोस्टली जब वो कहता है कि जी एनर्जी जूल से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लें, तो आप 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर इतने जूल के इक्वल है तो 1 जूल विल बी इक्वल टू 1/1.6 टाइम 10⁻⁻19 सॉरी। तो आप जो आपके पास एनर्जी आई है जिसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है,
उसको 1.6 टाइम 10⁻⁻13 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जी आपसे कहता है कि ये शो करें लैम्डा और टी हाफ के बीच में ये रिलेशनशिप है, हाफ लाइफ और लैम्डा के बीच में ये रिलेशनशिप है, विच वेरी इंपॉर्टेंट। कई जगहों पे इसका इसका जिक्र आता है, कई पास्ट पेपर्स में इसकी बात हुई हुई है। आपको पता है कि जी n=n0 e⁻⁻λ t। तो टाइम की जगह जब हाफ लाइफ की इक्वल टाइम डाल देंगे तो उस वक्त नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हाफ हो जाएंगे। तो इनिशियल न्यूक्लियाई अगर एन नॉट हैं तो हाफ लाइफ के बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो हैं वो n0/2 रह जाएंगे। तो टाइम की जगह कितना टाइम गुजर चुका होगा, दैट इज इक्वल टू द हाफ लाइफ। ये सबस्क्रिप्ट में लिखा है। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 1/2 e⁻⁻टी हाफ। सो दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा। लॉग लेने की क्या ज़रूरत है कि ये इसकी पावर में और इस पावर को नीचे लाना है, तो लॉग की प्रॉपर्टी ये लॉग के मुताबिक हम ऐसा कर सकते हैं। ln 1/2 इक्वल टू ln e⁻⁻λ t हाफ। सो इसको हम लिख सकते हैं ln 1/2 कैन बी रिटन एज ln 1 लॉग की प्रॉपर्टी माइनस ln 2 इज इक्वल टू, ये पावर नीचे आ जाएगी, -λ t ऑफ ln e। ln 1 is 0, so that is minus ln 2 is equal to -λ t of ln e is 1। सो ये नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएंगे। सो ये जो प्रूफ करना होता है लैम्डा टी ऑफ इज इक्वल टू ln 2। इसका मतलब क्या है कि आपके पास अगर आपको हाफ हाफ लाइफ गिवन है, लेमडा निकालना है, तो आप इस रिलेशनशिप से यूज़ करेंगे। अगर आपको लेमडा गिवन है, हाफ लाइफ निकालना है, मोस्टली इस केसेस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो फिर आपने ये यूज़ करना है। अगर आपके पास लेमडा, ये देखें, टी हाफ इज इक्वल टू ln 2 डिवाइडेड बाई लेमडा। अगर लेमडा आपके पास इंक्रीज हो जाता है तो हाफ लाइफ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सो लेमडा इज डिके कांस्टेंट, जो यहाँ से भी आपको नज़र आ रहा है कि अगर आप लेमडा की वैल्यू को इंक्रीज करते हो तो ये फिर क्या होता है कि ये फास्ट जो है वो आपके पास डिके होता है। लेमडा इज डिके कांस्टेंट, लेमडा कम होगा तो स्लोली डिके हो रहा होगा, लेमडा ज़्यादा होगा तो फास्ट डिके हो रहा होगा। ये याद रखें कि ये वीडियो आपके पास एक क्विक समरी भी है और पास पेपर की सिचुएशंस को जनरली डिस्कस किया हुआ। अगर आप फर्दर डिटेल में देखना चाह रहे हैं तो मेरे इस चैनल पे जाके आप डिटेल में बाकी वीडियोस देख सकते हैं। सो ये एग्ज़ाम की सिचुएशन थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि फॉर एग्जांपल आपको ये गिवन है आयोडीन 53 131, ये आपके पास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और ये होता है न्यूक्लियन नंबर। इसका अगर डिके कांस्टेंट गिवन है 8.6 टाइम 10⁻⁻2 पर पर डे, और सैंपल ऑफ द ब्लड कंटेन्स 1.2 टाइम 10⁻⁻19 ग्राम ऑफ आयोडीन। सो हमने क्या करना है, एक्टिविटी निकालनी है। सो एक्टिविटी को कैसे करेंगे, एक्टिविटी निकालना है, आपको मैथ्स गिवन है। ये जनरली आप क्वेश्चन देख लें, अगर आपको लेमडा गिवन हो और आपको मैथ्स गिवन हो तो आप एक्टिविटी कैसे निकालेंगे। ठीक है। सो अगर हमें लेमडा पता है तो लेमडा से जो है उनका ये रिलेशनशिप यूज करके आ, हम सबसे पहले एक्टिविटी इज इक्वल टू लेमडा एन, ये रिलेशनशिप आपको पता है और हमने निकालना एक्टिविटी। हमें लेमडा गिवन है लेकिन हमें मैस गिवन है और मैस से नंबर ऑफ न्यूक्लियाई फाइंड करेंगे। ठीक है। अब मैस से नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन गिवन मैस क्या होते हैं। तो जो मैस आपके पास गिवन है, हम पहले देखेंगे कि इसका मैस कितना है।
एक न्यूक्लियाई का मास कितना है, वो होता है 131, इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, और साथ में एटॉमिक में यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट 1.66 टाइम 10 पावर -27 ग्राम केजी। तो जो मास आपको गिवन है उसको आप केजी में कन्वर्ट कर दोगे। हमेशा मोस्टली ये ग्राम माइक्रोग्राम उसमें गिवन होता है, तो मैथ्स को केजी में कन्वर्ट कर लोगे। इसके लिए जो है आपको पता है कि 1 ग्राम, ग्राम टू केजी 10 to the power -3 kg कर लेते हैं। इस मैथ्स को यू विल कन्वर्ट इनटू केजी, देन द यू विल डिवाइड विद दिस मैथ्स कि एक न्यूक्लियाई का मैथ कितना है। ये मैंने एक एग्जांपल दी है कि जिसमें आयोडीन 131, आपके पास आपको कुछ भी गिवन हो सकता है। तो जब आपके पास एन आ जाएगा, एन के बाद एक्टिविटी आपने निकालनी है, तो एक्टिविटी इज इक्वल टू लैम्डा एन। ठीक है, एक्टिविटी का यूनिट आप देखेंगे कि अगर वो 1 ओवर सेकंड में है तो फिर इस लैम्डा को 1 ओवर सेकंड में कन्वर्ट करोगे। अगर वो 1 ओवर आवर में, सॉरी, 1 ओवर डे इनवर्स, इसी तरह ये 1 ओवर डे में है जैसे लैम्डा की यूनिट है, तो फिर आप नहीं कन्वर्ट करोगे। ठीक है, और डेज से सेकंड में कन्वर्ट करना कोई मसला नहीं है। 24 आवर्स और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, इस तरह आप कन्वर्ट कर लोगे। अच्छा, टाइम फॉर द एक्टिविटी ऑफ दिस आयोडीन, किसी भी क्वेश्चन मोस्टली ये कहता है कि जी इसकी एक्टिविटी को इतने वैल्यू तक रिड्यूस होने में कितना टाइम लगेगा, या आपको कहता है कि जी एक्टिविटी इतनी रह गई है उसमें कितना टाइम लगेगा। अब आपके लिए कोई मसले वाला काम नहीं है कि एक्टिविटी 1/5 50th ऑफ द एक्टिविटी कैलकुलेटेड, जो एक्टिविटी आपने कैलकुलेट की है, ये एक्टिविटी टाइम के साथ साथ जो है ये इनिशियल एक्टिविटी है। तो 1/50th ऑफ द इनिशियल वैल्यू e⁻⁻λt, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 1/50 इक्वल टू e⁻⁻λt। लैम्डा आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं प्रीवियस पार्ट में। जो है लैम्डा वैसे आपको सॉरी गिवन है, ये कैलकुलेट करने के लिए भी आ सकता है। तो इसको क्या करेंगे कि अब आपको लॉग लेना पड़ेगा। ln 1/50 इक्वल टू ln e⁻⁻λt। So that is ln 1 minus ln 50 equal to minus lambda t ln e is 1. Okay, so ln 1 is 0, ये माइनस साइन फिर इससे कैंसिल हो जाएगा। सो ln 50 आपने टाइम निकालना था, टाइम विल बी ln 50 डिवाइडेड बाय लैम्डा। सो जो लैम्डा की यूनिट अगर 1 ओवर सेकंड में है तो टाइम सेकंड में आएगा, लैम्डा की यूनिट 1 ओवर आवर में है तो टाइम आवर्स में आएगा, लैम्डा की यूनिट 1 ओवर डे में है तो टाइम डेज में आएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द जो आपके पास क्वेश्चन के अंदर आंसर किस यूनिट में मांगा जा रहा है आप उसमें कन्वर्ट करोगे। अच्छा जी, हाउ टू फाइंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए गिवन न्यूक्लियस, कैसे फाइंड करोगे बाइंडिंग एनर्जी। अब देखिए, कोई भी न्यूक्लियस है, जैसे लेंथनम की मैंने एक एग्जांपल रखी है, इस न्यूक्लियस की वो कहता है बाइंडिंग एनर्जी निकालें। तो आपको सबसे पहले इस न्यूक्लियस का मास गिवन होगा, मास ऑफ न्यूक्लियस क्वेश्चन में गिवन होता है। लेट्स से इसको मैं m1 कह देता हूँ। फिर आप क्या करेंगे, मास ऑफ इंडिविजुअल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस वो फाइंड करेंगे। टेबल के अंदर मास ऑफ प्रोटॉन आपको गिवन होगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन गिवन होगा। सो आपको पता है 57 आपके पास प्रोटॉन्स हैं, इसको मास ऑफ प्रोटॉन जो गिवन होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वो एटॉमिक मास यूनिट में है तो पहले एटॉमिक मास यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट में निकाल के फिर उसको केजी में कन्वर्ट करके, और बाइंडिंग एनर्जी अगर जूल में चाहिए तो उसको फिर केजी में होना पड़ेगा। प्लस आपके पास 139 टोटल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, इसमें से 57 माइनस कर देंगे तो ये आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ जाएंगे। तो मैस ऑफ सॉरी न्यूट्रॉन, मैस ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो ये जो नंबर आएगा ये टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आएगा। इसमें से जो मास ऑफ न्यूक्लियस होगा इसको माइनस कर देंगे तो यू विल गेट डेल्टा एम। फिर एनर्जी होगी डेल्टा एम टाइम सी स्क्वायर। तो ये अगर आप इसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, केजी से फिर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट बाइंडिंग एनर्जी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि किसी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज कैसे फाइंड करेंगे, ये बहुत ज़्यादा आता है कि आपको इक्वेशन दी होती है, एनर्जी रिलीज की बात करता है कि क्या कैसे फाइंड करोगे। अब देखो बच्चों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि इस रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन के अंदर न्यूक्लियॉन नंबर कंजर्व होना चाहिए, प्रोटॉन नंबर कंजर्व होना चाहिए, मैस एनर्जी मैस कंजर्व होना चाहिए। मतलब मैस अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, और अगर मैस ज़्यादा हो रहा है तो उसका मतलब उस रिएक्शन को एनर्जी चाहिए होगी। ठीक हो गया। सो इसमें इस कंजर्वेशन लॉस को यूज करते हुए आपसे जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि एक्स निकालें, कितने इलेक्ट्रॉन्स कितने बीटा पार्टिकल रिलीज हुए इसमें। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इधर 92 है, यहाँ पे 42 57 और इसमें ये ज़ीरो है। इनको ऐड कर दोगे तो ये माइनस में, तो आपके पास कितने आप उससे कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है। सो 92 इधर है, 42 प्लस 57, और इसमें से कितना माइनस होगा, ये चीज़ के आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब देखें 42 और इसको ऐड कर दें 57 को, तो यू विल गेट 999। दैट मीन के 7, इस न्यूट्रॉन का तो ये चार्ज नंबर ज़ीरो है। दैट मीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने चाहिए, एक्स की वैल्यू 7 होनी चाहिए, 7 बीटा पार्टिकल्स, ताकि 92 माइनस 7 99 माइनस 7 92 हो जाए। फिर उसके बाद आपसे पूछेगा कि एनर्जी रिलीज कितनी हुई है। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि जी आपको इनके मैसेज गिवन होंगे, इसका मैस गिवन होगा, इसका मैस गिवन होगा, इसका मैस गिवन होगा, इसका मैस गिवन होगा, इसका मैस, इसका मैस। तो आप मैस ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे, सम करेंगे, मैस ऑफ रिएक्टेंट को सम करेंगे, सो मैस ऑफ डेल्टा एम ऑफ इस रिएक्शन निकाल देंगे। ठीक है। अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो उसका मतलब ये है कि आपका मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। सो मैस ऑफ प्रोडक्ट जो है वो लेस है मैस ऑफ रिएक्टेंट से। तो मैस ऑफ रिएक्टेंट आपने सम करोगे और उसमें से मैस ऑफ प्रोडक्ट को माइनस कर दोगे, मैस ऑफ रिएक्टेंट माइनस मैस ऑफ प्रोडक्ट, तो ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा एम। डेल्टा एम टाइम सी स्क्वायर कर देंगे तो एनर्जी रिलीज आ जाएगी आपके पास। अच्छा, अब ये सिचुएशन भी आई हुई है कि शो दैट एनर्जी इक्विवेलेंट टू वन एटॉमिक मास यूनिट, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट इज दिस मच मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको पता है इसमें भी आपने आइंस्टाइन की इक्वेशन यूज करनी है, एम सी स्क्वायर। मैस आपके पास है 1, और इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये आप उसके फ्रंट पेज से देख लेंगे कि ये इसकी वैल्यू क्या है। जैसा कि हमें ऑलरेडी पता है 1.66 टाइम 10 पावर -27। सो 1.66 टाइम 10 पावर -27 टाइम सी स्क्वायर, दैट इज 3 इंटू 10 सॉरी 10 पावर 8 स्क्वायर, ये आपके पास जूल में आएगी। और मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि जूल से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना होगा, तो आप इसको इस नंबर से डिवाइड कर लेंगे। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ पे गिवन होता है, तो इसलिए ये नंबर याद रखना कोई मुश्किल काम नहीं होगा, वहाँ से चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से याद रख सकते हैं। सो इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए, जूल से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए 1.6 टाइम 10 पावर -13 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन आते हैं कि अगर आपको एक्टिविटी गिवन है और लैम्डा गिवन है,
और आपको पास न्यूक्लियाई गिवन है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स सॉरी न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, और आपसे पूछता है कि मैस निकालें। अब आप सोचें आप कैसे करेंगे, मैस कैसे करेंगे। आपका एक्टिविटी पता है, लेमडा पता है, तो आई होप कि आपने सोच लिया होगा। सबसे पहले आप एन फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लिया। आप कैसे फाइंड करेंगे, एक्टिविटी इज इक्वल टू लेमडा एन। एन आपने फाइंड करना है, एक्टिविटी आपको पता है, लेमडा आपको गिवन है, सो इसलिए एन फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लिया ऑफ दिस जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पता चल जाएंगे। और मैस निकालने के लिए आपको पता है कि एक न्यूक्लियाई का मैस आपके पास कितना है, वो मैस ऑफ वन न्यूक्लियाई मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है वो आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास मैस आ जाएगा। ये कैसे निकालेंगे, दैट इज बी टाइम यूनिफाइड एटॉमिक मैस यूनिट, जैसा कि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, तो इस तरह मैस आपके पास आ जाएगा। फिर आपके पास जो है वो एक्टिविटी दो डिफरेंट टाइम्स पे गिवन है, स्टार्ट में गिवन है, एक्टिविटी आफ्टर टाइम टी गिवन है, और वो पूछ रहा है कि जी इसका हाफ लाइफ बताएं। अब दो एक्टिविटीज को यूज करते हुए आपको पता है एक्टिविटीज का ग्राफ जो है वो ए ना इक्वेशन माइनस लेमडा टी। ठीक है, आपको स्टार्ट वाली एक्टिविटी गिवन है, बाद वाली गिवन है, और आपको टाइम गिवन है। तो इस इक्वेशन के मुताबिक आप लेमडा को फाइंड करेंगे, यू विल फाइंड लेमडा। आप एक्टिविटी आफ्टर टाइम टी जो गिवन है वो, एक्टिविटी स्टार्ट में जो गिवन है वो, और टी आप डाल देंगे, यू विल गेट लेमडा। जब आपके पास लेमडा आ जाएगा तो आपने हाफ लाइफ के लिए आपको पता है लेमडा टी ऑफ का जो रिलेशनशिप है ln2, इसको यूज करते हुए यू विल फाइंड हाफ लाइफ। ठीक है, तो ये इस तरह भी क्वेश्चन दिया जा सकता है कि अगर आपको हाफ लाइफ गिवन होती और वो कहता है कि एक्टिविटी इस एक्टिविटी से इतने तक रिड्यूस होगी है तो कितना टाइम लगेगा। सो हाफ लाइफ को यूज करते हुए लेमडा फाइंड कर लेते, लेमडा यहाँ पुट कर लेते, एक्टिविटीज पुट कर लेते, टाइम आ जाना था। अगर आपको प्रोबेबिलिटी पर सेकेंड ऑफ डिके गिवन हो और टी ऑफ लाइफ फाइंड करना हो तो फिर कैसे करेंगे। अब प्रोबेबिलिटी पर सेकंड ऑफ डिके एक पास पेपर में गिवन था, तो इसका मतलब है आपको लेमडा गिवन है। लेमडा इज प्रोबेबिलिटी पर सेकंड ऑफ डिके, दैट इज लेमडा। लेमडा जब आपके पास गिवन है तो टी ऑफ लाइफ के लिए वो रिलेशनशिप यूज करेंगे। तो ये मोस्टली सिचुएशन। अब हम थोड़ा ग्राफ पे चलते हैं कि अगर आपके पास यू नो दिस कि टाइम और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई को प्लॉट करना हो तो इसका ग्राफ कैसा होता है, ई पावर माइनस लेमडा टी। सो स्टार्ट में इसकी वैल्यू जो है वो एन नॉट स्टार्ट में इसकी वैल्यू एन नॉट एंड दैट विल डिके लाइक दिस, और ये इन्फिनिटी पे जाके इसको टच करेगा टाइम एक्सेस को। स्टार्ट में एन नॉट है और एन नॉट बाई टू होने के लिए जो टाइम होगा उसको हम कहते हैं हाफ लाइफ टी हाफ। नेक्स्ट आपको पता है कि हाफ लाइफ में ये एन नॉट बाई टू से फर्दर ऑफ होगा तो ये एन नॉट बाई फोर हो जाएगा। तो यहाँ तक टाइम स्टार्टिंग टाइम से टू टी ऑफ हो जाएगा एंड सो ऑन। सो अगर आपको ये ग्राफ गिवन है और वो कहता है कि जी एक्टिविटी का ग्राफ ड्रॉ करें, तो आपको पता है एक्टिविटी इज इक्वल टू लेमडा एन। तो जैसे जैसे एन कम हो रहा है, लेमडा तो कांस्टेंट है, तो एक्टिविटी भी कम होगी, तो वो इसी तरह के ग्राफ को फॉलो करेगा। पेपर में गिवन था कि एक्टिविटी का ग्राफ प्लॉट करना था, लेमडा का गिवन था, सॉरी एन का, दैट इज एक्टिविटी एंड दैट इज टी। सो एक्टिविटी इज इक्वल टू लेमडा एन, लेमडा के साथ जस्ट स्केल हो जाएगा,
तो यहाँ पे स्टार्टिंग एक्टिविटी जो होगी लेमडा से एन नॉट को मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर आ जाएगा, फिर ये इस तरह एक्सपोनेंशियल डिके। सो स्टार्टिंग एक्टिविटी और एक्टिविटी हाफ होने के लिए भी जो टाइम लगता है वो हाफ लाइफ कहलाता है। सो एक्टिविटी भी टाइम के साथ साथ चेंज होती है और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई भी चेंज होते हैं। फिर अगर आपको ये कहा जाए कि जो एक न्यूक्लियाई जो डिके हो रहा है उसका ग्राफ आपको गिवन हो, एन टी, ये न्यूक्लियाई है फॉर एग्जांपल ए, और ये डिके हो रहा है, इससे एक बी न्यूक्लियाई बनता जा रहा है। तो इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ए के रिड्यूस हो रहे हैं, इसके बनते जा रहे हैं, इसके इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो आपसे कहे कि जी बी का ग्राफ ड्रॉ करके दिखाएं, तो आप देखें यहाँ पे शुरू में एन नॉट, जब इसके एन नॉट हैं इसके उस वक्त ज़ीरो हैं। जब ये रिड्यूस हो रहा है, मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये आपके पास है, ये न्यूक्लियाई, ये भी डिके नहीं हुए। तो टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, ये डिके हो रहे हैं, पहले ये गया, फिर फॉर एग्जांपल ये गया, तो अब ये बी बनता जा रहा है, बी के अब दो न्यूक्लियाई बन गए, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच, इस तरह। तो बी इंक्रीज हो रहा है, ए जो है वो डिक्रीज हो रहा है। और अगर आपसे कहा जाए कि बी का ग्राफ ड्रा करके बताएं, तो बी का ग्राफ जो है वो इस तरह होगा। जब ए जो था उसके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एन नॉट बाई टू डिके हो रह गए थे, अनडिकेड थे, तो उस वक्त बी के ये थे। बी मतलब क्या है कि जितने ए के रिड्यूस हुए इतने ये ए के रिड्यूस हुए, बी के इतने ही बन गए। राइट नाउ आप देखें, 1 2 3 4 5 6, 6 न्यूक्लियाई बी के फॉर्म हो गए और ए के रिड्यूस हो गए। तो ये जो है एंड पे जाके इसको टच कर जाएगा, जब ये जीरो हो जाएगा तो फिर ये जो है ये, मतलब जब ये ग्राफ जीरो को टच कर जाएगा ना, तो ये उस वक्त मैक्सिमम वैल्यू को अप्रोच कर जाएगा। इस तरह अगर आपको एक का ग्राफ के बनाए दूसरे का बनाना पड़ जाए तो आपको ये बनाना पड़ सकता है। ठीक है। तो ये मोस्टली जो एग्ज़ाम की सिचुएशंस थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं कि किस किस तरह की सिचुएशंस आती हैं और आपको हैंडल करना आना चाहिए, ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। और अब आप ये समझ सकते हैं इस लेक्चर के बाद कि इस पेपर में क्या कुछ, न्यूक्लियर फिजिक्स में पास पेपर में क्या कुछ आया हुआ। आई होप कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा, और अगर फ़ायदा हुआ है, आप समझते हैं कि ये यूज़फुल थी, तो आप इसको बाकी दोस्तों तक शेयर कर दें, और इस वीडियो को जो है वो, ताकि सारे लोगों को फ़ायदा हो सके और मेरी आवाज़ दूर तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।